हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, तो उसकी आधारशिला रखी गई है। तो सबसे पहले कौन सा बांध बनाया जा रहा है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो किन दो राज्यों में पूरा होगा, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान की बात कही जा रही है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में तो दशकों से बातचीत चल रही थी, लेकिन ये देखने को मिल रहा है ये इतने बड़े प्रोजेक्ट को पहली बार भारत में जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। छोटी मोटी नदियों को तो जोड़ा जाता रहा है, बड़ी नदियों को अच्छी खासी उसको ये जोड़ा जाएगा। तो कैसे कैसे क्या चीज़ होगी, पूरी बात बताएंगे हम आपको। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किसको घोषित कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अमरावती के विकास के लिए कितनी रकम लोन मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब वो वहाँ नए चमक दमक के साथ वो विकसित होगी। एक देश एक चुनाव, उसके लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था लोकसभा में, उसके बाद उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया था। तो जेपीसी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो होती क्या है वो चर्चा करेंगे। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 भारत में कहाँ पर होगा, भारत में पहली बार होने जा रहा है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका यानी यूएसए ने आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी किसको घोषित किया है। आंसर होगा बाल्ड ईगल, ठीक है, बाज को कहेंगे हम, बाज, ठीक है। न्यूज़ आप देख रहे हैं। करीब 250 से अधिक समय से वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक रहा है बाल्ड ईगल, ये वाला। और जो ऑफिशियल मुहर है ना, उस पर भी ईगल की तस्वीर लगी हुई है। घोषित तो नहीं हुआ था, लेकिन लोग मानते थे कि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह खिताब दिया है वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। उनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, तो उससे पहले उन्होंने 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाने के विधेयक पर साइन कर दिया है। तो कानून हो गया वो, ठीक है। तो बाल्ड ईगल जो है वो अपनी सफ़ेद सिर, पीली चोंच, भूरे शरीर के कारण जाना जाता है, ओके। और ये पक्षी जो है ना अमेरिका के मोहर में दिखाया जाता है। एक बार अमेरिका चलते हैं, प्यारा भारत रहा। और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आप यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर, ठीक है। और ये है ईगल, यही हो गया है। तो आधिकारिक जो दस्तावेज है अमेरिका का, उसके अनुसार 1782 से ईगल का इस्तेमाल किया जा रहा है मोहर में। उसके फ़ोटो होता है जिसमें ईगल जो है एक जैतून की शाख पर बैठा हुआ है और सितारों का समूह बनता है, ठीक है। तो अब ये बात है, ओके। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, फाइनल कर दिया है। अच्छा, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है जब प्रभार ग्रहण करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप। कमाल होने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। किसी देश के हिस्से पर कह रहे हैं कि वो हमारा हो जाएगा, किसी नहर पे कह रहे हैं वो हमारा हो जाएगा, बहुत कुछ कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 26 दिसंबर को। छोटे साहबजादों की शहादत की याद में ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत की याद में ये दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर इस दिवस की घोषणा की थी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था, शानदार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तक टकराए थे और बैच भी चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो अब नेक्स्ट बैच जो है ना बीपीएससी जीएस पेपर के लिए वो तैयार हो गया है। 11 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं। प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। रिटेन कैसे, मतलब लिखना कैसे है वहाँ पर एग्जामिनेशन मेंस में, इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो सब कुछ है, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप है, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है शार्प लर्निंग। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ कुछ डेमो क्लासेस भी हैं अवेलेबल। अगला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? आंसर होगा दौधन बांध। क्या है? दौधन बांध, ये मध्य प्रदेश में। ओके, पूरा डिटेल हम आगे बताएंगे आपको। ये न्यूज़ देख रहे हैं और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जब इस परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है और सबसे पहले उस बांध को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर और डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये प्रोजेक्ट किन राज्यों में पूरा होगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दो राज्यों में ये पूरा होगा। ओके, तो ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है लेकिन उत्तर प्रदेश भी उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी 25 दिसंबर को। ओके, बांध जो दौधन बांध है उसकी आधारशिला रखी सबसे पहले, मतलब पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है दौधन बांध। तो एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो हाँ, ये देखिए इस तरीके से देख लीजिए कि ये जो है वो केन नदी है और इधर जो है वो बेतवा नदी है, तो उसको बीच में ये कनेक्टिविटी की जा रही है और इस तरीके से 221 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा ये कैनाल जाएगा और एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसको राष्ट्रीय परियोजना माना गया है। मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार 90% खर्च वहन करेगी, बाकी 10% जो है ना वो दोनों राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दी हैं। कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रोजेक्ट का समय 8 साल है। केन बेतवा नदी को जोड़ने वाली जो नहर है उसकी लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें से 2 किलोमीटर सुरंग भी शामिल होगा। सुरंग के माध्यम से भी 2 किलोमीटर में पानी जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा, साथ में इन जिलों को भी लाभ पहुंचाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया। इसके अलावा मुख्य रूप से ये है, इसके अलावा शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, इन सब को फ़ायदा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, इन सब को फ़ायदा मिलेगा। और प्रोजेक्ट पूरा होने से 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, पन बिजली परियोजना भी और 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट भी लगाया जा रहा है जो तैरता हुआ रहेगा। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई, और ये कोई एक ही बार में नहीं, ये पूरा का पूरा ये चलेगा। ठीक है, ये कई स्टेज में इसको बनाया जाना है। किस तरह के स्टेज में? तो सबसे पहले क्या है, मतलब दौधन बांध बनाया जाएगा, उसकी सहायक इकाइयाँ केन बेतवा लिंक नहर बनाए जाएंगे और विद्युत उत्पादन का भी काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बांध है और ये 77 मीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर लंबा होगा। जल भंडारण क्षमता 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी पानी की। ठीक है, तो मतलब टनल भी बनाया जाएगा ताकि बांध से निकाला जाए पानी को और उससे बिजली भी पैदा हो सके, ये भी है। ठीक है, दूसरे फेज में क्या होगा, फिर उड़ी नदी पर लोअर उर बांध बनाया जाएगा, कोठा बैराज बनाया जाएगा, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना पर काम किया जाएगा। तो ये लगातार अभी कई सालों का काम है। शुरुआत में सबसे पहले दौधन बांध, उसके लिए काम शुरू हो गया है। ठीक है, हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण चिंताएं भी हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, ये न्यूज़ भी जो क्लिपिंग मैंने आपको दिखाया था, एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर एनवायरनमेंट कंसर्न अराउंड देखिए, तो ये भी बात हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बात होगी, ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उधर से होकर गुजरेगा तो फिर वहाँ पानी भर जाएगा और उसके वजह से क्या नुकसान होने वाला है, जो वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है उसको नुकसान होगा, तो टाइगर्स को नुकसान होगा। तो ये भी एक कंसर्न यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों नदियों के बारे में भी जान लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए,
केन और बेतवा नदी के बारे में जानते हैं। केन नदी जो है उसकी लंबाई 427 किलोमीटर है और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। पन्ना और छतरपुर जिले से बहते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश करती है और यमुना नदी में मिल जाती है। अब बेतवा नदी की बात कर लें, इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है और ये विदिशा, सागर, ललितपुर जिले से बहते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर जिले में प्रवाहित होती है, वहाँ जाती है और अंत में ये नदी हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सारे PDF में मैंने दे दिया है ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सकें। तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर डेली का PDF फ्री होता है, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, वहाँ पर ऐप पर मेंबरशिप प्लान भी है, बेसिक मेंबरशिप प्लान है और ISPCS मेंबरशिप प्लान है। उन सब के ज़रिए पिछले 2 साल के कंटेंट, अगले 1 साल के कंटेंट, वो सब कुछ मिल जाते हैं। ठीक, 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है, तो उसमें टेस्ट, वीडियो, PDF सब कुछ मिलता है। कई तरह के PDF मिलते हैं, 1 लाइनर, MCQ, नोट्स होता है, काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है, तो उसी के को लेकर ये मनाया जाता है और भारत सरकार ने इसकी घोषणा 2012 में की थी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी रकम लोन देने की मंजूरी दी है? आंसर होगा $800 मिलियन। रुपए में कितना होता है? 6,831 करोड़ रुपीस। 6,831 करोड़ रुपीस। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। वर्ल्ड बैंक ने बहुत भारी रकम, बड़ी रकम जो ना वो अमरावती को दिया है, लोन के रूप में दिया है। ठीक है, तो 20 दिसंबर को इस लोन को मंजूरी दी गई है। रकम का उद्देश्य यही है कि अमरावती जो है ना उसको जलवायु लचीले विकास केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, रोजगार पैदा हो, भविष्य का जो शहर हो इस तरीके का बनाया जाए उसको। ठीक है, तो ये बात है, महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के जो वहाँ कंट्री डायरेक्टर है ना, यहाँ पर तैनात है दिल्ली में, तानो कौमे, उनका कहना है कि 2050 तक भारत की जो शहरी आबादी है उसकी संख्या में दोगुनी हो जाएगी, 950 मिलियन हो जाएगी। उम्मीद यही है। तो ऐसे में भारत को लक्ष्य करना है कि जो विकास केंद्र है अलग अलग, यानी जो शहर हैं उसको बेहतर किया जाए, तो अमरावती उसमें एक मॉडल बन के उभर सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ओके, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू, तो उन्होंने आते ही अमरावती को राजधानी जो है ऐलान कर दिया है कि यही राजधानी रहेगी। इससे पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे ना वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी, तो वो यहाँ कई सारी अलग अलग जगहों पर राजधानी की बात किया करते थे, तो कोई डिसाइड ही नहीं था कि कौन सी राजधानी है। ठीक है, 10 साल के लिए हैदराबाद भी राजधानी थी तेलंगाना के, लेकिन वो अब इन्होंने कहा कि नहीं अमरावती ही करेंगे हम। अच्छा, अमरावती को डेवलप कर रहे थे जब चंद्रबाबू नायडू थे ना 10-11 साल पहले वहाँ के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने काफ़ी काम शुरू किया था, लेकिन अब वो खंडहर जैसा बन गया अमरावती। लेकिन अब फिर से चंद्रबाबू नायडू आए हैं, तो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए रकम भी मिल गई है, भारी भरकम रकम मिली है। ठीक है, तो केंद्र सरकार में गठबंधन भी है तो फ़ायदा हो गया, वर्ल्ड बैंक से लोन भी मिल गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य ये है कि उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं, कंज्यूमर्स के, उसको लेकर जागरूक करना लोगों को। और ये 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो राष्ट्रपति से सहमति मिली थी, तो उसी को लेकर मनाया जाता है। ठीक है, उपभोक्ताओं का शोषण रुके। अच्छा, ये तो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। अगर सवाल हो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होता है 15 मार्च को। ठीक है, अंतर यह समझ लीजिए, राष्ट्रीय और ग्लोबल यानी विश्व का, वर्ल्ड का, वो 15 मार्च और ये 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC
अंग्रेजी में कहते हैं इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? आंसर होगा भर्तृहरि महताब। क्या नाम है? भर्तृहरि महताब। ये नाम आपने पहले सुना होगा। जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ तो उस समय प्रोटेम स्पीकर इन्हीं को बनाया गया था, भर्तृहरि महताब को। ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकता है। ठीक है, तो अब जो जेपीसी बनाई गई है ना, उसकी अध्यक्षता इन्हीं को दी गई है, यही अध्यक्ष है। दरअसल हुआ यह है कि 17 दिसंबर को लोकसभा में सरकार ने एक देश एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था लोकसभा में। और देखिए, जब भी कोई संविधान संशोधन करना होता है तो 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, 2/3 बहुमत तो है नहीं, पेश तो हो गया और पेश करने के लिए भी वोटिंग हुई, तो बहुमत तो था लेकिन 2/3 बहुमत नहीं था। तो इसलिए फिर सरकार ने सोचा चलो विपक्ष की भी बात मान लेते हैं। विपक्ष ने मांग उठाई थी कि जेपीसी बना दी जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए, तो वो इसके लिए बना दी गई, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देखिए, जेपीसी का मकसद क्या है? ये तय करना है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव जो एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते। जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो रिपोर्ट दी थी, कई लोगों की टीम थी एक देश एक चुनाव को लेकर, तो उसके आधार पर जो विधेयक बनाया गया था, तो क्या वो मतलब उस पर क्या सोचते हैं सांसद लोग, और वो क्या हकीकत में उपयोग करने लायक है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन की जाएंगी। और ये जो जेपीसी है उसमें 39 मेंबर होंगे। ओके, विधेयक में संशोधन मतलब संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक है उसके लिए, और ये जेपीसी में, और इसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य होंगे। इसमें बीजेपी के जो सांसद हैं भर्तृहरि महताब, उनको जेपीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। और इसमें बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उसके भी सदस्यों को इसमें रखा गया है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर होगा कि जेपीसी होता क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, एक पैनल होता है जिसका गठन किसी विशिष्ट, किसी खास विधेयक के विषयों की जांच के लिए किया जाता है। जेपीसी ने ऐतिहासिक रूप से मतलब कई तरह के जांच का भी मामला किया है, जैसे बोफोर्स का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से आवंटन से रिलेटेड, हालांकि घोटाला साबित नहीं हो पाया कानूनी न्यायालयी दृष्टि से। इसके अलावा कई सारे विधेयक, जैसे वक्फ संशोधन विधेयक, वो भी जेपीसी को भेजा गया है। ठीक है, तो ये जेपीसी होता है। हालांकि इसमें विधायी जांच होती है, लेकिन इसके पास कुछ शक्तियां नहीं होती बहुत सारी, कि वो सिफारिश कर सकती है, और सिफारिश को हालांकि उसको मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक देश एक चुनाव, उसको लेकर अब चर्चा होगी जेपीसी में। ओके, अब एक देश एक चुनाव क्या है? तो देखिए, एक वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और उसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। और उस पैनल में यह था सुझाव कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हंग असेंबली यानी कि अगर किसी को चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तो बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए मतलब जो बचे हुए कार्यकाल हैं उसके लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। मान लीजिए बीच में ये 2.5 साल में सरकार गिर गई, तो केवल 2.5 साल के लिए चुनाव हो, इस तरह के उसमें बातें कही गई हैं। ठीक है, और मतलब एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा सबके हो जाए देश में, और 100 दिनों बाद लोकल बॉडी के इलेक्शन कर दी जाए देश भर में एक साथ। ठीक है, तो ये है इसमें, और इसको लेकर सत्ता पक्ष जो है कह फायदे गिना रहा है, विपक्ष जो है इसका नुकसान कह रहा है। ठीक है, तो ये मुद्दे रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। भारत सरकार ने 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स
फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? आंसर होगा भारत को चुना गया है। ठीक है, और ये भारत को ये पुष्टि हो गई है भारत के लिए कि भारत में होगा ये आयोजन। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, इससे पहले भी भारत ने ISSF के कई सारे इवेंट जो है ना भारत में आयोजन हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कौन सा जो राज्य है, कौन सा राज्य या अथवा केंद्र शासित प्रदेश वो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? और ये वाले जो इवेंट है वो पहली बार भारत में होने जा रहा है। तो आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में ये आयोजन होने जा रहा है। ये 2025 में होगा। ठीक है, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये आयोजन किया जाएगा। 100 से अधिक देशों से 1000 से अधिक जो पैरा एथलीट हैं वो इसमें शामिल होंगे, यानी दिव्यांग जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए, और BPSC का कोर्स शुरू होने वाला है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाकी कोर्सेज चल रहे हैं, ये तीसरा बैच है, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर तैयारी करना चाहते हैं तो। ओके, बाय।